आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों वो क्लास 9 का चैप्टर 6 का होने वाला है जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर में आपको 2 टाइप के टिश्यू पढ़ना होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू है बच्चों वो मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है इसका, उसमें कंप्लीट डिटेल से मैंने प्लांट टिश्यू को बता दिया है, एकदम एक्सप्लेन के साथ बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से प्लांट टिश्यू को कवर किया है। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों वो एनिमल टिश्यू का होने वाला है। एनिमल टिश्यू बच्चों अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और शायद मेरे हिसाब से इस वीडियो में ये एनिमल टिश्यू कवर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है इसका एक वीडियो और बन जाए, तो कोशिश करेंगे हम जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो बच्चों, कहा जाता है कि आज से 6.5 बिलियन ईयर एगो बिग बैंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी बच्चों? बिग बैंग थ्योरी से जो अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ का जो जन्म है वो 6.5 बिलियन ईयर एगो एक थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी। साइंटिस्ट का यही मानना है कि बिग बैंग थ्योरी से धरती का जन्म हुआ है आज से 6.5 बिलियन ईयर एगो। अगर इसको हम सन में काउंट करें तो ये हो जाएगा 650 करोड़ साल पहले की बात है बच्चों। 650 करोड़ साल पहले धरती का जन्म हुआ। ठीक है, और उस टाइम पे धरती एक आग का गोला हुआ करती थी। ये बेटा जो मैं बता रहा हूँ ये वैसे इवोल्यूशन का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ बात बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखो, तो 650 करोड़ साल पहले धरती का जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी से, साइंटिस्ट का यही मानना था। ठीक है, फिर धरती एक आग का गोला हुआ करती थी। उस टाइम पे आग का गोला हुआ करती थी। उस टाइम पे कोई भी लाइफ एग्जिस्टेंस में हो ये इम्पॉसिबल है, कोई भी लाइफ का अस्तित्व नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो धरती को ठंडा होने में 200 करोड़ साल लग गए, यानी 2 बिलियन ईयर को 2 बिलियन साल लग गए। कितने साल लग गए बच्चों धरती को ठंडा होने में? 2 बिलियन साल लग गए। तो 2 बिलियन माइनस कर देंगे तो 4.5 बिलियन ईयर एगो की बात है बच्चों। धरती पे अब पानी पानी हो गया धरती पे उस टाइम पे, अब आपका गोला नहीं है। उस 4.5 बिलियन ईयर एगो धरती पे कोई आग का गोला नहीं है। धरती अब क्या हो गई है? पानी पानी हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, धरती पे 4.5 बिलियन ईयर एगो धरती पे पहला सेल बना। क्या बना? पहला सेल बना। ठीक है, और ये आपको बता दूं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। हमारा वाला जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना वाला टाइप का सेल, पुराना टाइप का सेल। ठीक है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी बच्चों कि पहला जो सेल है वो धरती पे पानी में बना। दूसरी बात कि ये जो सेल है वो बेटा मीथेन गैस से बना। उस टाइम पे कोई प्रकार की गैस नहीं होती थी, केवल मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, इन गैसों से ये सेल बना है। ये जानकर आपको हैरानी होगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? तो मैं आपको पूरा डिटेल से बता सकता हूँ, लेकिन अगर ये बताने लग गया तो फिर ये पूरा वीडियो इसी का ही हो जाएगा। फिर ये तो हम टिश्यू कब पढ़ेंगे? फिर टिश्यू तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये बेटा वैसे इवोल्यूशन का टॉपिक है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि सबसे पहले है सेल आए थे धरती पे। सबसे पहले सेल आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर उस सेल के अंदर कुछ एडवांस फीचर आते गए, एडवांस फीचर आए, और वो सेल अब आपको पता है नेचर को कुछ और ही मंजूर था। नेचर ऑर्गेनिज्म को केवल सेल लेवल पर नहीं रहना देना चाहती थी। ठीक है, वो चाहती थी उसको कुछ और ही मंजूर था। तो सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाए। जब सेल आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों, तो टिश्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? टिश्यू। फिर टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ जाए। आपको इसी को पढ़ना है टिश्यू को। ठीक है, टिश्यू बहुत सारे आपस में जुड़ जाए तो ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, ऑर्गन आपस में जुड़ जाए तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ जाए तो एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। ठीक है,
अब वो सेल पुराने वाले सेल है, उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर आया और वो आपस में जुड़ कर टिश्यू बना दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म आज भी सेल लेवल पर टिके हुए हैं, उनके पास टिश्यू नसीब ही नहीं हुआ। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास टिश्यू नहीं बना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो टिश्यू बना लिए हैं लेकिन ऑर्गन नसीब नहीं हुआ। जैसे बच्चों हाइड्रा, आपको पता होगा हाइड्रा एक फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसा दिखता है। इसके पास बच्चों ऑर्गन नहीं है, टिश्यू है लेकिन ऑर्गन नहीं है। पता नहीं क्यों इसके नेचर ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, है ना। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यू से ऑर्गन बना दिए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना दिए। जैसे ऑर्गन की बात करें, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक है, किडनी हो गया, स्टोमक हो गया, ब्रेन हो गया, है ना, लंग्स हो गया, ये सारे क्या बच्चों ऑर्गन है। और ये सारे ऑर्गन है वो टिश्यू से जुड़कर बने हैं। अगर टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। आपका हार्ट एक टिश्यू से बना हुआ है, किडनी टिश्यू से बनी हुई है, तो इसलिए आपको इसमें टिश्यू कवर करना पड़ेगा। टिश्यू ऑर्गन सीखना है तो पहले आपको टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऑर्गन आपस में जुड़ जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं बच्चों। क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारे अंदर सेल है, सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाए, टिश्यू आपस में जुड़कर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन आपस में जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो हमारे अंदर यहाँ तक ऑर्गन सिस्टम तक है सब कुछ, ठीक है। हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे अंदर ऑर्गन अकेला काम नहीं करता, ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो सिस्टम के रूप में काम करती है। कैसे? देखो, जैसे मैं बात करूं हार्ट, आपका जो ऑर्गन है वो हार्ट अकेला काम नहीं करता, ये कुछ इसके साथ कुछ और ऑर्गन मिल जाते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, साथ में ब्लड, ये तीनों मिलकर, तीन ऑर्गन मिल गए हैं, तीनों मिलकर सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये अकेला काम नहीं करते, हमारे अंदर ऑर्गन अकेले काम नहीं करते। और ये देख लो, जैसे हमारे अंदर अगर मैं बात करूँ स्टोमक की, तो स्टोमक बच्चों अकेला काम नहीं करता है, ये कुछ और ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन हो गया, जैसे इसोफेगस जानते हो, फूड पाइप, ठीक है, लीवर। तो इतने सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। स्टोमक अकेला काम नहीं करता, इंटेस्टाइन अकेला काम नहीं करता, तो इतने सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार और बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है, इस प्रकार और बहुत सारे सिस्टम है। तो आपको एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का टिश्यू पढ़ना है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। अब हाइड्रा का टिश्यू पढ़ने मत लग जाना, क्योंकि हाइड्रा एक प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें टिश्यू अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स है, जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हमारी बात करें तो टिश्यू हम पढ़ने वाला है, ठीक है बच्चों। पढ़ ले टिश्यू। टिश्यू क्या होता है देखो, उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, टिश्यू। तो टिश्यू किसको कहते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया कि जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल है। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी और भी है क्या कुछ डेफिनेशन? और भी है बच्चों, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस सॉरी, ये मैंने मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों, मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए बिटवीन सेल्स। सेल के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों,
ये बहुत सारे सेल है, देखो ये बहुत सारे सेल जुड़कर क्या बना दिए, टिश्यू बना दिया। चलो टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। लेकिन इसके अंदर बेटा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो ये सेल के बीच में जगह दिख रही है ना बच्चों, इसी के अंदर कुछ भरा रहता है, कुछ भरा रहता है। अगर इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो ये ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड। आपको बता दूं कि ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है। ब्लड क्या है, टिश्यू है, कनेक्टिव नाम का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर इसके अंदर ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये फ्लूइड है तो ये ब्लड हो जाएगा, ये टिश्यू। अगर इसके अंदर हार्ड मैट्रिक्स है, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हार्ड है तो ये बोन हो जाता है। क्या हो जाता है, बोन। हड्डी भी आपको एक प्रकार की क्या है, टिश्यू। आई बात समझ, तो यही है। तो टिश्यू हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारे अंदर कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू तो आपने कंप्लीट डिटेल से समझ लिया था। एनिमल टिश्यू हम पढ़ेंगे। आपको ये बता दूं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जैसे जमीन आसमान का फर्क होता है वैसे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में फर्क होता है। तो पढ़ते हैं टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बच्चों 4 प्रकार का आपकी बॉडी में पाया जाता है। 4 प्रकार का टिश्यू मिलता है आपकी बॉडी में, 4 प्रकार का। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्क्यूलर टिश्यू और फोर्थ होता है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। आपको बस ये 4 प्रकार के टिश्यू समझना है। एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कितने टाइप होते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू कौन से पार्ट को कवर करता है, कहाँ पे मिलता है, यह आपको बताया मैंने कि और आपको ये बता दूं बच्चों कि आपका कोई भी ऑर्गन है जैसे मान लो हार्ट, जैसे हार्ट, तो मैं कहूँ कि बच्चों हार्ट है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना, नहीं। आपका कोई भी ऑर्गन में एक अकेला टिश्यू नहीं पाया जाता, उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, उसके मस्क्यूलर टिश्यू भी होता है, उसमें न्यूरल टिश्यू भी होता है। 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। आई बात समझ में, 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं ऑर्गन के अंदर। तो आपको पढ़ना है कि एपिथेलियल टिश्यू इसमें कहाँ पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो अपना पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं बच्चों, देखो एपिथेलियल टिश्यू है तो इसकी कुछ पहचान होनी चाहिए। टिश्यू है तो ये सेल से बना, ये सेल से बना, देखो ये सेल से बना, ये बहुत सारे सेल आपस में जुड़ गए हैं और टिश्यू बना दिए, ठीक है। लेकिन इसकी याद रखना, इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। ये दोबारा से बनाना पड़ेगा बच्चों, दूर दूर बना दिए। जैसे मान लो ये सेल है, ये टिश्यू है, तो ये सेल से बना होता है ऐसे। तो इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है बच्चों वो बहुत ही लेस होता है, देखो बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है ऐसे। ये क्या बच्चों, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, बहुत ही कम लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब देखो आपको सेल दिख रहा होगा, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स। लेस ऐसे बोल सकते हो, लेस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स होता है। अब ये आपकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, देखो मैं बताता हूँ, देखो कहाँ पाया जाता है। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई इंसान है, ठीक है। ठीक है, ये कोई ह्यूमन है। अब देखो ह्यूमन की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों।
ह्यूमन के अंदर ह्यूमन का जो अंदर वाला हिस्सा बेटा वो खाली होता है एक ड्रम की तरह। ये अंदर वाला हिस्सा एकदम खाली होता है ड्रम की तरह। इस अंदर वाले खाली जगह को सीलोम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सीलोम या बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं? सीलोम बोल सकते हो या बॉडी कैविटी बोल सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको सीलोम कहते हैं कैविटी को। और ये जो सीलोम है, ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे एक ऐसा मसल्स होता है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम बेटा इस कैविटी को दो भागों में बांट देता है, ऊपर वाली कैविटी, नीचे वाली कैविटी। ऊपर वाली कैविटी को थोरासिक कैविटी बोलते हैं, ये थोरासिक कैविटी। नीचे वाली को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये देख लिया। अब देखो बच्चों, आपका जो लंग्स होता है, ये जो आपके लंग्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो मिलेंगे आपको थोरासिक कैविटी में। आपका जो लीवर है, यहाँ पे लीवर यहाँ पे होता है बच्चों, तो लीवर मिलेगा आपको एब्डोमिनल कैविटी में। आपका स्टोमक है नीचे मिलेगा ऐसे एब्डोमिनल कैविटी में। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, इस प्रकार आपके ऑर्गन मिलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को हम कवरिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कवरिंग टिश्यू। इसको कवरिंग टिश्यू या लाइनिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कवरिंग टिश्यू या लाइनिंग टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है ये किसी भाग को कवर करता है या लाइन करता है, इसलिए इसको कवरिंग या लाइनिंग टिश्यू कहते हैं। तो कौन से भाग को कवर या कौन से भाग को लाइनिंग करता है? देखो आपका जहां पे फ्री स्पेस आ जाता है ना बच्चों, फ्री स्पेस, वहां पे क्या पाया जाता है? वहां पे एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा आपको। फ्री स्पेस यानी कैविटी बोल सकते हो, हमें याद रखना। फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं, कैविटी। तो जहां पे फ्री स्पेस आ जाता है या कैविटी मिल जाती है, खाली जगह, वहां पे कौन सा टिश्यू मिलता है आपको? एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे फ्री जगह है। देखो सबसे पहले तो आपकी स्किन ऊपर की तरफ, ये फ्री स्पेस ही तो है, खाली जगह। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू। आपकी पूरी बॉडी जो बाहर से, पूरी बॉडी बाहर से लाइन होती है किससे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यानी बाहर तो स्किन होती है, बिल्कुल स्किन होती है, तो आपकी स्किन किससे लाइन है? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब आपकी स्किन में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक, समझ गए? पहला स्किन में पाया जाता है। दूसरा देखो, ये बेटा फ्री स्पेस आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अंदर चलते हैं, ये बॉडी बॉल है, ये बेटा इसको बॉडी बॉल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी फ्री जगह पड़ रही है, यहाँ पे फ्री जगह दिख रही है ना आपको, यहाँ पे भी लाइन करता है एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये देखो खाली जगह को कवर करता है। अब खाली जगह आपको और भी दिख रही होगी, ये रही खाली जगह स्टोमक के ऊपर, तो ये स्टोमक को बाहर से भी लाइन करता है। देखो बाहर से भी लाइन करता है स्टोमक को, ऐसे। बाहर कौन सा टिश्यू पाया जाता है स्टोमक के? एपिथेलियल टिश्यू। अंदर की तरफ कौन सा टिश्यू पाया जाता है बॉडी बॉल के? एपिथेलियल टिश्यू। और बच्चों ये लीवर, देखो लीवर को भी बाहर से लाइन करता है। यहाँ पे किडनी होती है बच्चों, किडनी को भी बाहर से लाइन करता है। किडनी के बाहर भी एपिथेलियल टिश्यू मिलता है आपको, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू यार कितनी जगह मिलता है, बहुत जगह एपिथेलियल। और यहाँ ही नहीं, आपको लंग्स दिख रहा है, लंग्स में देखो खाली जगह दिख रही है ऊपर की तरफ, फ्री स्पेस ये रहा। तो ये बेटा लंग्स को भी बाहर से लाइन करता है ऐसे, यहाँ पे, और लंग्स को इधर भी लंग्स को करेगा। और लंग्स के अंदर भी देखो खाली जगह दिख रही है, तो ये अंदर से भी लाइन करता है ऐसे। मतलब एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग टिश्यू, लाइनिंग टिश्यू इसलिए है कि जहां पे भी फ्री स्पेस आ जाए, कैविटी आ जाए, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू है। नाक देखिए, नाक अंदर से खाली होती है, फ्री स्पेस है, वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। माउथ को अंदर कैविटी होती है, यहाँ पे खाली जगह, माउथ के अंदर कैविटी होती है, नहीं होती खाली जगह, वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसोफेगस, फूड पाइप, आपने देखा होगा फूड
फूड पाइप भी अंदर से खाली बाहर से खाली होती है, तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है। इसोफेगस जानते हो, फूड पाइप इसको बोलते हैं फूड पाइप। तो फूड पाइप भी लाइन रहता है एपिथेलियल टिश्यू से। जहाँ पे ये फ्री स्पेस मिल जाता है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और भी बताऊंगा बहुत सारी, आधी जगह तो मैंने बताया नहीं है, आधी जगह हम टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तब बताता रहूँगा। तो आपने सीखा कि एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग टिश्यू कहते हैं, लाइनिंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कवर करता है। जितने भी ऑर्गन है, फ्री स्पेस है, जहाँ पे फ्री स्पेस मिल जाए। ये ब्लड वेसल्स को भी लाइन करता है, देखा होगा आपने ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो वेसल्स होती है वैसे होती है। यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जहाँ पे खाली जगह मिल जाती है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। आई बात समझ? अब देखो बच्चों, कवरिंग टिश्यू कहते हैं, लाइनिंग टिश्यू कहते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, लेस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इतना सीख लिया आपने। अब एपिथेलियल टिश्यू का टाइप पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? टाइप। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, थीलियल बोल दो, थीलियम टिश्यू। ठीक है, अब ये लाइन करता है एपिथेलियम टिश्यू है, तो इसको टाइप की क्या जरूरत है? देखो, एपिथेलियल टिश्यू की आपको बता ही दिया, टाइटल पैक्ड होते हैं। अब देखो ये सेल इसके कैसे अरेंज होते हैं बच्चों, देख लो। जैसे मान लो एपिथेलियल टिश्यू की ये सेल है, ये सेल है, क्योंकि इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बहुत कम है तो थोड़ी तो जगह देनी पड़ेगी। ये लो, थोड़ी थोड़ी जगह दे देते हैं ऐसे। ये सेल है, ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल है। तो बेटा ये सेल ऐसे नहीं पड़े रहते हैं। पहली बात तो इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होगा, ये देखो बहुत लेस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये ऐसे नहीं पड़े रहते हैं। यहाँ पे इसके नीचे की तरफ ये एक लेयर होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे की तरफ, इसके जस्ट नीचे की तरफ एक लेयर और होती है ऐसे, इसको बोलते हैं, ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू। अभी मैंने बताया कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है नीचे की तरफ। ठीक है, और एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये एसेल्युलर है, इसके पास कोई सेल नहीं होता है, इसके पास कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आपको जानकर हैरानी होगी कि एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई, या कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो आपको ये पता है, अरे यार ये देखो कि ये ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो ये जिंदा कैसे रहेंगे? किसी भी सेल को जिंदा रहना है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई तो होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये ब्लड का क्या सिस्टम है? देखो इसको समझा देता हूँ एक बार, इधर आओ बच्चों। जैसे मान लो ये सेल है, ये कोई भी सेल उठा लो, कोई भी सेल ले लो। अब इस सेल को जिंदा रहना है, देखो जैसे मान लो कोई ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, हार्ट आपको पता है लगातार पंप कर रहा है। अगर इस हार्ट को जिंदा रहना है तो इसके सेल को जिंदा रहना पड़ेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अपना हार्ट लगातार कंटिन्यूली हार्ट बीट करता रहे, कंटिन्यू पंप करता रहे, तो इसके सेल को जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि सेल से ही हार्ट, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से हार्ट बना हुआ है। तो सेल इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है। तो सेल को जिंदा सेल कैसे जिंदा रहेगा? सेल बेटा एक एनर्जी से जिंदा रहता है जिसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? केमिकल एनर्जी से जिंदा रहता है। केमिकल एनर्जी कौन सी? एटीपी। अब एटीपी, किसी भी सेल को जिंदा रहना है तो उसको एटीपी चाहिए। कोई भी प्रकार का सेल हो उसको एटीपी चाहिए जिंदा रहने के लिए। एटीपी कैसे मिलती है बच्चों? एटीपी मिलने का एक ही तरीका है, उसको उसके सेल में ग्लूकोज होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ग्लूकोज होना चाहिए और ग्लूकोज टूटनी चाहिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो उससे एनर्जी निकलती है एटीपी।
तो मतलब एटीपी यानी एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में रहती है। कहाँ रहती है? ब्लड में। ये ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज रहती है, इसमें ऑक्सीजन रहती है। तो ब्लड ही नहीं जाएगा तो ग्लूकोज कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? अगर ग्लूकोज नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो इसको एटीपी कहाँ से मिलेगी? ठीक है, इसको एटीपी कहाँ से मिलेगी? समझ गए? ये है ब्लड वेसल्स का सीन, ब्लड का सीन। अब देखो बच्चों, इसके पास तो कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं होती है एपिथेलियम टिश्यू में, तो बेटा इसमें इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ से आती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है ब्लड वेसल से कनेक्टिव टिश्यू में होती है ब्लड वेसल। तो यहाँ से ब्लड से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन चला जाएगा, और साथ में क्या चला जाएगा? ग्लूकोज चला जाएगा। ऐसे डिफ्यूज होकर इस सेल के पास चला जाएगा यहाँ से, ऐसे। तो इस प्रकार जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है इसके लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लाने का काम करता है। समझ गए? तो देखो बच्चों, हम टाइप पढ़ रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू के। एपिथेलियम टिश्यू आपके वैसे तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 प्रकार का दे रखा है। पहला स्क्वेमस, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा दे रखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तीसरा दे रखा है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। और फोर्थ दे रखा है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। वैसे 5th और 6th भी होता है। 5th कौन सा होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, और 6th होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये 2 नहीं पढ़ना है, नाम अजीब से लगे होंगे आपको, ये 4 पढ़ना है। तो बेटा ये 4 ये क्या है यार? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। देखो ये जो टाइप है, इसके सेल के प्रकार के हिसाब से इसके टाइप है। अगर किसी का सेल स्क्वेमस है, स्क्वेमस मतलब ऐसे चपटा, स्क्वेमस का मतलब होता है बच्चों चपटा। क्या होता है? चपटा। अगर किसी के सेल ऐसे चपटे हैं, ऐसे ऊपर वाले जो सेल है वो चपटे हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो ऐसे, जैसे इधर देखो, पहले का ले रहा हूँ, पहले का। जैसे मान लो किसी के सेल ऐसे हैं स्क्वेस, चपटे, ऐसे चपटे सेल है, इसका देखो ये है क्या? न्यूक्लियस। ऐसे चपटे सेल है, ठीक है। और आपको पता ही है इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में होगा, ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, येलो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। तो देखो इसके ऊपर वाले सेल है वो कैसे हैं? स्क्वेमस यानी चपटे हैं। तो ये किस प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू हो गया? स्क्वेमस एपिथेलियम। नाम से इसका टाइप है, जैसा नाम वैसा टाइप। दूसरा देखो क्यूबॉइडल, ये देखो क्यूब जैसे सेल है तो ये क्यूबॉइडल हो गया। कोलुमनर, कोलम मतलब कॉलम जैसे, है ना, पिलर लाइक एपिथेलियम, जैसे ऐसे, जिसके सेल ऐसे हैं कॉलम जैसे। और इसके भी क्या होगा? ये तीसरा है बेटा, तीसरा। दूसरा तो ये हो गया ना। तो इसका ये क्या है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है नीचे की तरफ? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। तो देखो इसके सेल है कैसे हैं? कॉलम जैसे हैं, पिलर लाइक है, तो इसके हो गया कोलुमनर एपिथेलियम। और सीलिएटेड क्या होता है? सीलिएटेड देखो, सीलिया का मतलब होता है, देखो किसी, मान लो इसी की बात करें, दूसरा बना देते हैं। जैसे मान लो क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल है, ठीक है, और ये है कोलुमनर। अगर इसके ऊपर की तरफ ऐसे सीलिया आ जाए, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे दोनों के हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, तो ये कौन से हो जाते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा लेंगे बच्चों? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जैसा टाइप सेल का टाइप वैसा इसका स्ट्रक्चर। देखो पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अभी आपने देखा, क्या देखा? आपने देखा कि इसके सेल है वो ऐसे होते हैं, स्क्वेस, चपटे, और
देखो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी देखो कितना पतला हो गया बच्चे, है ना। और ये इसका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे होती है क्या, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। अब देखो बच्चों ये क्या काम आता है, कहाँ पे मिलता है आपको, देखो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। ये क्या बनाता है बच्चों, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है। कैसे बनाता है, देखो बच्चों डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसों का एक्सचेंज, गैस ट्रांसफर हो जाती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। देखो बच्चों कैसे, जैसे मान लो दो बॉक्स है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल है 30 है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ गैसों का कंसंट्रेशन, यहाँ पे गैस का पार्टिकल 30, यहाँ पे 2 है, ए पे 30 है, बी पे 2 है, तो बताओ कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा समझ लो, अमाउंट समझ लो एक बार, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है गैस का, तो याद रखना गैस ट्रांसफर हो जाती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो गैस ए टू बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, सेम ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो देखो बच्चों डिफ्यूजन, अब आपने देखा है कि यहाँ से ए से बी तक, बी की तरफ डिफ्यूज होना चाहिए। तो देखो जितनी पतली बाउंड्री होगी ये वाली बाउंड्री जितनी पतली होगी ए से बी तक डिफ्यूजन आसानी से होगा, उतना ही आसानी से होगा। सपोज करो कि ये बाउंड्री इतनी बड़ी बना दी मैंने सीमेंट की बाउंड्री बना दी, तो क्या ए से बी तक डिफ्यूज हो जाएगा, नहीं होगा, डिफ्यूजन होगा ही नहीं। यहाँ पे डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये दीवारें बहुत पतली हो। तो देखो यहाँ पे भी दीवार, देखो एक सिंगल सेल की लेयर है, तो जितनी पतली बाउंड्री होगी डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। जितनी मोटी बाउंड्री होगी, जैसे वहाँ पे मैं कोलुमनर लगा दूँ ऐसे बड़े बड़े, दूसरा वाला कोलुमनर एपिथेलियम, तो देखो यहाँ पे डिफ्यूज होने में बहुत मुश्किल होने वाली है, आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिफ्यूजन करना है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम कर देते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम समझ गए होंगे, चपटे होते हैं इसके सेल। अब ये कहाँ पे मिलता है आपको ये आपको मिलेगा, जैसे आपकी जो माउथ है, माउथ की जो ऊपर वाली लेयर है, लाइनिंग है, वो किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, पहली बात। दूसरी बात नोज होती है, नोज की भी लाइनिंग किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और आपको बताऊं इसोफेगस होता है, इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की है। और आपको बता दूं आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे मैं बता दूं नोज में मिलेगा, और अपना माउथ में मिलेगा, माउथ की जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है उसमें मिलेगा स्क्वेमस एपिथेलियम। और अपना इसोफेगस में मिलता है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप में मिलेगा, ठीक है। और अपना हाँ ब्लड वेसल्स में मिलता है, ब्लड वेसल्स, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स कितनी प्रकार की होती है, 2, एक होती है बच्चों, 3 होती है वैसे, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस, और एक होती है कैपिलरीज होती है। आर्टरी बच्चों मोटी सारी होती है, मोटी ऐसे, इसके अंदर देखो, इसके ऊपर की तरफ ये आर्टरी है, इसके ऊपर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर होती है ऐसे, स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर होती है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर की तरफ, ये मैंने काटी हुई आर्टरी काट दी है मैंने, ठीक है, फिर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर होती है ऐसे, लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, मसल्स की लेयर होती है चारों तरफ, इसके मसल्स की लेयर ऐसे, तो ये बहुत मोटी होती है अंदर, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम अकेले स्क्वेमस एपिथेलियम की नहीं होती, बाद में मसल्स की भी लेयर होती है, समझ गए। आर्टरी, वेंस में भी ऐसे ही होता है। कैपिलरी क्या होता है बच्चों, एक बहुत ही पतली बारीक पतली सी सेल की लेयर होती है। जैसे आपने देखा है आपकी आंखों में मिट्टी गिर जाती है तो आंखों में दिखती होगी छोटी छोटी खून की नसें, वो ही कैपिलरी होती है। अब देखो कितनी पतली होती है। तो बेटा वो
किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, एक सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जबकि ये सिंगल स्क्वेमस नहीं होती, बाद में मसल्स की भी लेयर होती है अंदर की तरफ, लेकिन हाँ ये बाहर की तरफ में स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और बताओ ब्लड वेसल्स के अलावा और कहाँ मिलती है आपकी? किडनी, किडनी के अंदर आपको बता दूं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन में मिलता है, नेफ्रॉन अभी बताऊंगा क्या होता है, नेफ्रॉन में मिलता है, ठीक है। इतनी सारी जगह पे मिलता है अपना एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको देखो इन तीनों का नहीं बताऊंगा, इनका बता देता हूँ। एक बात तो भूल गया बेटा, एक और भी मिलता है, कहाँ पे? लंग्स के एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में। आपके ऊपर से जा रहा होगा ये एल्वियोलाई क्या है, किडनी के नेफ्रॉन क्या है, चलो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लड वेसल्स को बताई थी, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी में मिलती है। अब चलते हैं किडनी के नेफ्रॉन में, चलो एक बार एल्वियोलाई में चलते हैं। एल्वियोलाई कहाँ पे मिलती है? ये अपना लंग्स में मिलती है, लंग्स में देखने को मिलता है एल्वियोलाई। अभी एल्वियोलाई क्या है देखें, देखो बच्चों, ये क्या बन गया, इससे नहीं बनाएंगे, ये पता नहीं क्यों नहीं बना, इससे बनाते हैं। ये देखो कितना शानदार बना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सीधा बना रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेकिया होता है, विंड पाइप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? विंड पाइप। फिर ये विंड पाइप आगे जाके ट्रेकिया बोलते हैं वैसे तो अपनी बायोलॉजी भाषा में, ये दो भागों में बढ़ जाती है, ऐसे ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। ये ब्रोंकाई, प्रत्येक ब्रोंकाई अंदर जाके लंग्स में डिवाइड हो जाती है, लंग्स में बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रोंकाई। इसको ब्रोंक्यूल कहते हैं, ब्रोंक्यूल में बढ़ जाती है ऐसे छोटी छोटी ब्रोंक्यूल में, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे दिख रहा होगा आपको, ऐसे। फिर लास्ट में बच्चों एक सबसे छोटी स्टेप आती है और लास्ट में होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे। ठीक है, इसको बड़ा बना के दिखा देता हूँ, ऐसे, ऐसे। तो लास्ट में बेटा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। मतलब यहाँ से नाक से होते हुए एयर है वो यहाँ से होते हुए कहाँ पे आती है? लास्ट में एल्वियोलाई में आती है। तो मैं अकेला एल्वियोलाई बना देता हूँ, ऐसे, ये बना दिया मैंने एल्वियोलाई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एल्वियोलाई की जो लेयर है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनती है, क्योंकि अब ये एल्वियोलाई से यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाएगी? अभी मैंने पहले बताया था, याद करो, कि किसी भी सेल को जिंदा रहना है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में रहती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। तो ब्लड कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरी होती है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है, देखा होगा आपने, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई बाहर से। अब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जानी चाहिए? ब्लड वेसल्स में जानी चाहिए। तो आप ही बताओ, ये ब्लड वेसल कैपिलरी लूँ या आर्टरी लूँ? अगर आप आर्टरी लोगे तो आर्टरी तो बहुत मोटी होती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ नहीं आ पाएगी डिफ्यूजन से। तो ये हम पतली पतली स्क्वेमस एपिथेलियम की बना देते हैं। ये है कैपिलरी। क्या बच्चों? कैपिलरी। कैपिलरी की जो वॉल है वो स्क्वेमस एपिथेलियम एक सिंगल लेयर से बनी होती है, ऐसे। जितनी पतली होगी उतनी ही डिफ्यूजन में आसानी होगी। और एल्वियोलाई की जो वॉल है वो भी पतली स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ऐसे। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बच्चों, आराम से समझ पा रहे होंगे। अब देखो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे एल्वियोलाई में ज़्यादा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। और फिर ये जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ जाएगी? मान लो एक सेल है, ये सेल है, इसको चाहिए ग्लूकोज, इसके पास आ गई होगी, कहाँ से अभी बताऊँगा, ये आगे बताऊँगा कहाँ से आई। और इसके पास ऑक्सीजन यहाँ से आ गए, ये तो एटीपी निकालेगा और साथ में इसके वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, क्या बच्चों? CO2। अब CO2 इसी ब्लड से वापस आएगा इसके पास यहाँ पे। अब CO2 इधर से इधर भी जाना चाहिए, तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से CO2 इसके पास आ जाएगी। मतलब ये यहाँ का डायग्राम है ना, यहाँ से CO2 आ गई, वापस CO2 बाहर निकल जाएगी ऐसे। तो स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है? लंग्स के एल्वियोलाई में। किडनी के नेफ्रॉन में आ जाओ जल्दी से। किडनी का नेफ्रॉन कहाँ पे है? देखो, किडनी का नेफ्रॉन कहाँ पे मिलेगा आपको? नेफ्रॉन किडनी देखी होगी आपने, किडनी ऐसी होती है बीन शेप की। और किडनी आपका काम, किडनी को पता है, आपको पता है किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। किसका काम है? फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करने का। क्या फिल्टर करने का? ब्लड में, जैसे मान लो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड में होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। यूरिया को रिमूव कराना आपकी बॉडी से, सूसू बोलते हैं, सूसू, इसको रिमूव कराना आपकी बॉडी से, तो कौन करवाता है? किडनी कराता है। तो किडनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी मोटर लगी है जो फिल्टर करती है? किडनी के अंदर मोटर नहीं लगी होती, किडनी के अंदर होता है
किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है जो ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। नेफ्रॉन का डायग्राम देखो ऐसा होता है। नेफ्रॉन का कुछ डायग्राम ऐसा होता है। नेफ्रॉन का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। MUM से याद करना, MUM। नेफ्रॉन का डायग्राम ऐसा होता है। अब ये क्या करता है बच्चों? ये फिल्टर करता है। ये कैसे क्या करता है? फिल्टर। अब देखो आपको पता है बाहर से ब्लड वेसल्स आई पतली पतली। आप बताओ ब्लड वेसल्स कौन सी होगी? कैपिलरी होगी। बहुत सारी कैपिलरी आई। उस कैपिलरी के अंदर क्या है? क्या है? उसके अंदर है यूरिया। साथ में यूरिया है, यूरिया। अब आप कहोगे सर हम यूरिया थोड़ी निकालते हैं, यूराइन निकालते हैं सूसू के रूप में। बेटा यूरिया में बहुत सारा पानी मिल जाए तो वो यूराइन बन जाता है। क्या बन जाता है? यूराइन। तो बेटा यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरी आते हैं, आप यहाँ पे आते हैं। इससे को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों? बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो बोमेन कैप्सूल देखो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये छोटी छोटी कैपिलरी है। तो मैं एक छोटी सी एक सिंगल बना देता हूँ। ये है अपनी ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं कैपिलरी। तो देखो बच्चों आपको पता है जो कैपिलरी है वो किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ गया भाई? स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर से क्या होगा? कुछ चीज़ें छन जाएगी। अरे स्क्वेमस एपिथेलियम है तो यहाँ से आर पार हो जाएगी ना कुछ चीज़ें। साथ क्या क्या चीज़ें आर पार हो जाती है? मैं लिख देता हूँ अलग से। एक हो जाता है बच्चों यहाँ पे वाटर, दिख रहा है, प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया। इतनी सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है, इधर निकल जाती है। डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन बाउंड्री बना दी है इसने। फिल्ट्रेशन बाउंड्री भी होता है बच्चों। इस प्रकार यहाँ पर अपना देखो, आपने देखा नेफ्रॉन किसका बना हुआ है? देखो नेफ्रॉन यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ है। अगर स्क्वेमस एपिथेलियम का ना होता तो यहाँ पे ये चीज़ें है ना बाहर नहीं निकलती, ठीक है। आपका ये वाला हिस्सा बेटा इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले भी किसका बना होता है? इसको बोलते हैं बच्चों लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले भी किसका बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। आई बात समझे? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। इसके बाद में ये पहला कंप्लीट हो गया बच्चों, ये डिफ्यूजन बाउंड्री और फिल्ट्रेशन बाउंड्री बनाता है। और साथ में बेटा एक बात भूल गया, ये आपकी स्किन, ऊपर वाली स्किन आती है। आपको स्किन का बेटा कुछ अलग सिस्टम है। स्किन कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है। जैसे ये मान लो ये कोई भी बंदा है, अगर मान लो इसकी स्किन को मैं माइक्रोस्कोप में देखूं, इतनी स्किन को मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा। स्किन की दो लेयर होती है बच्चों। स्किन की दो लेयर होती है, एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर। ऐसे ऊपर वाली लेयर को बेटा एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ऊपर वाली एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। और ये किसकी बनी होती है? ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और नीचे वाली को डर्मिस बोलते हैं। क्या? डर्मिस। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू के। भी मैंने बताया था वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की बात है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो बेटा ये स्किन एक सिंगल सेल का नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू ये स्किन है, ऊपर वाली स्किन, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। अभी ऊपर इसको डिटेल से बनाएंगे, उसे करो इधर, ये इसकी बात नहीं करूंगा नीचे। अब देखो जो आपका स्किन होता है वो मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाला, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं बच्चों। ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंगल सेल नहीं होता है, ऐसे स्किन के अंदर ऐसे होता है। इसको बोलते हैं स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी ये सिंगल सेल की लेयर ना होकर ऐसे बहुत सारे सेल की लेयर होती है, ऐसे ऐसे। और लास्ट में ऊपर होती है अपना स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे ऊपर होता है स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर, ऐसे। ये स्किन का हिस्सा है ऊपर वाला, ऐसे। है बात समझ में? तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे मिलता है? अपना स्किन में भी मिलता है। समझ गए? चलो दूसरा पढ़ते हैं। कौन सा? वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थीलियल, थीलियम कर देते हैं टिश्यू।
नाम से पता चल रहा है कौन सा शेप का है, क्यूब शेप का है। दो लिख देता हूँ बेटा, मैं दोनों साथ पढ़ूंगा, दो साथ पढ़ूंगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कोलुमिनर एपिथेलियम, क्योंकि इसका भी बताऊंगा कोलुमिनर एपिथेलियम। देखो बच्चों, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कोलुमिनर एपिथेलियम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। अभी बताया कोलुमिनर एपिथेलियम कैसा, क्यूबोइडल कैसा होता है, क्यूब शेप का, नाम से पता चल रहा है, जैसा नाम वैसा स्ट्रक्चर, क्यूबोइडल क्यूब शेप का, ऐसा है, ऊपर बना देते थोड़ा, क्यूब शेप का ऐसा, ऐसे क्यूब शेप का होता है। और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, सब में होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे। इसमें भी वो नहीं बना रहा, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नहीं बना रहा, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें बेटा नाम से पता चल रहा है, ये मैं दोनों साथ क्यों बना रहा हूँ अभी समझ में आएगा। क्यूब शेप का, सॉरी क्यूबोइडल कोलुमिनर शेप का होगा, और इसके नीचे भी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ऐसे, ठीक है। इन दोनों का काम होता है बच्चों, ये सारी बातें बेटा जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है। अगर आपको इस चैप्टर के हैंड राइटिंग नोट्स, मेरे खुद के लिखे हुए हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते जाके, ठीक है। अब देखो, इन दोनों का एक काम होता है बच्चों, डिफ्यूजन तो किसका होता है, स्क्वेमस का होता है, इसका डिवीजन नहीं होता है, इसका होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, सीक्रेशन काम होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना, जहां से चीजों को एब्जॉर्ब करना है, जहां पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है, पानी एब्जॉर्ब करना है, तो जहां पे चीजें को एब्जॉर्ब करना है वहां पे ये दोनों पाए जाते हैं। जहां पे सीक्रेशन करना है, यानी चीजों को निकालना है, सीक्रेशन मतलब जैसे एंजाइम सीक्रेट करना, हार्मोन सीक्रेट करना, सलाइवा सीक्रेट करना, पसीना स्वीट सीक्रेट करना, जहाँ पे ये चीज़ें सीक्रेट होती है वहाँ पे भी क्यूबोइडल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अभी बात करेंगे बच्चों, तो देखो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। देखो एब्जॉर्प्शन आपको दिमाग लगाओ, एब्जॉर्प्शन एक तो अपना स्टोमक में होता है। कहाँ पे होता है, स्टोमक में। जैसे मान लो आपको पता है जब आप खाना खाते हो, जैसे मान लो खाना खाते हो तो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। तो ये अपना स्टोमक है, और ये आपको बेटा थोड़ा दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा। फिर ये स्टोमक है, सॉरी ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये अपना इसोफेगस है। अब देखो बच्चों, स्टोमक में आपको चीज पता है, स्टोमक में चीजें एब्जॉर्ब होती है क्या, आप कहोगे सर स्टोमक में तो डाइजेशन होता है, केवल क्या होता है, डाइजेशन, चीजें डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। अरे एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि जो चीजें डाइजेस्ट हुई है, जैसे मान लो अभी समझाता हूँ। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है तो जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई है वो डाइजेस्ट होकर सीधा ब्लड में आ जाना। मान लो यहाँ पे डाइजेशन हो गया कुछ चीज़ों का, तो डाइजेशन होने के बाद में वो चीज़ें कहाँ आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। फिर ब्लड वो सर्कुलेट करता हूँ चीज़ों को हर जगह। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन का मतलब। तो आप कहोगे सर स्टोमक में तो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। कौन सी चीज़ों का, जब आप पानी पीते हो तो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहीं होता है। और शुगर का एब्जॉर्प्शन भी स्टोमक में होता है, ठीक है। तो स्टोमक में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बेटा एक बात बताना भूल गया, देखो इधर, ये एक बार होल्ड पे रखो, इस पे आओ। देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है, इनका शेप चेंज हो जाता है, इन दोनों का शेप चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो कोलुमिनर की बात करें, ये अपना कोलुमिनर है, ये कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू है। तो इसके ऊपर, इसके जो ऊपर वाली हिस्सा है वो चेंज हो जाता है बेटा, ऐसा बन जाता है, ऐसा। इसका जो ऊपर वाला साइटोप्लाज्मा है उसका इस प्रकार शेप बन जाता है। इसका भी हो जाता है बच्चों। ये नीचे वाला क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें भी आ जाओ, इसमें भी ऐसा ही हो जाता है। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देता हूँ, फिर पेन बार बार यूज करना पड़ता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसका भी चेंज हो जाता है ऐसा। ये क्यूबोइडल है लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे चेंज हो जाता है। ये क्यूबोइडल है लेकिन इसका ऊपर वाला, सॉरी कोलुमिनर है, ऊपर वाला चेंज हो जाता है। कोलुमिनर है ऐसे चेंज हो जाता है, कोलुमिनर है ऐसे चेंज हो जाता है, ऐसे।
इस प्रकार देखो इसका साइटोप्लाज्म ऊपर से चेंज हो गया। तो बेटा इस ऊपर वाले हिस्से को, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। इसको भी माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया, ध्यान से देखो, सरफेस एरिया बहुत कम है। यहाँ पे देखो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे हो गया। सरफेस एरिया देखो कितना बढ़ गया है, और यहाँ पे सरफेस एरिया ऐसे था छोटा सा। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जितना सरफेस एरिया बढ़ता है बच्चों, उतना ही डाइजेशन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही एब्जॉर्प्शन। तो आपने ध्यान से देखा। तो बेटा इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और कोलुमिनर। इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर। अब देखो सरफेस एरिया बढ़ गया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी चीज़ें। अब बताओ स्टोमक में ध्यान से देखो, स्टोमक में तो बहुत सी कम चीज़ों का एब्जॉर्ब होना है। पानी का हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है, शुगर का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, वैसे प्रोटीन का भी हो रहा है, लेकिन डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो बताओ वाटर का, अल्कोहल का, शुगर का, इनके अलावा कोई हो रहा है क्या एब्जॉर्प्शन? प्रोटीन का नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन फैट्स, इनका किसी का नहीं हो रहा। तो यहाँ पे किसी का डाइजेशन नहीं हो, सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, केवल इनका हो रहा है। तो जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे या तो ये मिलेगा। तो स्टोमक में याद रखना हमेशा कोलुमिनर एपिथेलियम मिलते हैं, ऐसे कोलुमिनर एपिथेलियम मिलते हैं, बहुत कम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना है चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अरे यार, तो देखो बच्चों, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों का, है ना। तो आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना है तो वहाँ पे उसका क्या कर देना चाहिए? शेप चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये वाला शेप हो जाता है कोलुमिनर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अब देखो थोड़ा ये स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? ये वाला ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम, ऐसे आई बात समझ में? ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएगी, फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा। फैट, आपको एक बात बताता हूँ कि जब फैट एब्जॉर्ब होता है तो वो ब्लड में नहीं जाता, कहाँ पे जाता है? लिम्फ में जाता है, लिम्फ वेसल में जाता है। अब ये क्यों नहीं जाता ब्लड में, ये आगे की बात है, बड़ी क्लास में सीखेंगे, 10th में सीखेंगे। तो यहाँ पे फिर ब्लड में चला जाता है, जैसे फैट, सॉरी प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, तो ये कहाँ चला जाता है? ब्लड में। जबकि फैट होता है वो लिम्फ में चला जाता है, जाता तो है, एब्जॉर्ब हो गई चीज़ें। तो ये आपने देखा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है वहाँ पे ब्रश बॉर्डर कर दो, जहाँ पे कम है वहाँ पे क्या कर दो? ये लगा दो कोलुमिनर, ठीक है। तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और देखो बेटा यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये कहाँ पे मिलता है? ये तो बेटा बहुत जगह मिलता है। ये क्या करता है? सीक्रेशन करता है चीज़ों को, जहाँ पे चीज़ें सीक्रेशन होनी है। तो सीक्रेशन तो पता है ग्लैंड से होती है, तो ये बेटा ग्लैंड में मिलता है। ये कौन सी ग्लैंड में मिलता है? ये सलाइवरी ग्लैंड में मिलता है, स्वीट ग्लैंड में मिलता है ना, ऑयल वाली ग्लैंड में मिलता है। साथ में ये आपको मिलेगा नेफ्रॉन में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब करना है तो ये नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब होता है बेटा। क्या चीज़ का एब्जॉर्ब होता है आप भी देखें। साथ में ये बेटा आपको गोनाड यानी जो सेक्स टेस्टिस और ओवरी में भी देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? टेस्टिस और ओवरी में भी देखने को ये मिलता है, ठीक है। तो बेटा ये आपको बना देता हूँ कहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन करता है, क्या चीज़ का एब्जॉर्ब करता है, देखो कहाँ पे मिलता है ये। अब ये मैंने ये किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है देखते हैं। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे चीज़ें, ये क्या है बच्चों? ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन। और मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आपका स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। पहले बताया था स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है ऐसे,
लेकिन साथ में इसमें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है चीज़ें। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल से कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती है, क्या क्या, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ प्रोटीन भी बाहर निकल जाता है। तो बेटा प्रोटीन तो शायद नहीं निकलता, प्रोटीन नहीं निकलता, ये चीज़ें निकल जाती है। तो देखो हमें ग्लूकोज वापस चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर निकल गया बहुत ज़्यादा, उनको वो भी वापस चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से फिल्टर हो जाती है ना, डिफ्यूज़ होकर निकल जाती है। तो यहाँ पे हमें वो वापस चाहिए। तो क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स लगी रहती है। क्या लगी रहती है? ब्लड वेसल्स लगी रहती है। अब मान लो ये ग्लूकोज हमें वापस चाहिए, एब्जॉर्ब करना है, वापस एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब कौन कर सकता है बताओ? देखा क्या एपिथेलियम टिश्यू लगा दें यहाँ पे? एपिथेलियम टिश्यू एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या तो ये होगा या ये होगा, ये होता है। तो ये आपको, इसको बेटा डीसीटी बोलते हैं, इसका पार्ट का क्या नाम है? डीसीटी, सॉरी पीसीटी नाम है बेटा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और इसको बोलते हैं डीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, ये आगे हम सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे ग्लूकोज आगे आ गई, ग्लूकोज वापस चाहिए हमें, वाटर भी बहुत सारा वापस चाहिए, तो यहाँ पे आकर रीअब्जॉर्ब होना चाहिए। तो रीअब्जॉर्ब के लिए ये मिलता है, एब्जॉर्प्शन के लिए मिलता है ना। देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बहुत ज़्यादा चीज़ें रीअब्जॉर्ब करनी है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या मिलेगा? ब्रश बॉर्डर, ऐसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऐसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा पीसीटी पार्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करनी है। और रीअब्जॉर्ब करने के बाद में आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ग्लूकोज वापस चला जाएगा। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे चिपकी रहती है चारों तरफ, दूसरे पेन से बना देते हैं। ये मान लो ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स में ये चीज़ें वापस आनी चाहिए, तो यहाँ से ग्लूकोज वापस ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा और ग्लूकोज वापस इस ब्लड वेसल में भेज देगा, एक्स्ट्रा पानी ब्लड वेसल्स में भेज देगा। ठीक है, तो ये ब्लड वापस बॉडी में ले जाए, ये ब्लड है, ये ग्लूकोज वाटर को वापस बॉडी में ले जाएगा। तो रीअब्जॉर्ब हुआ ना बच्चों, रीअब्जॉर्ब करने का काम किसने किया? यहाँ पे मिल लेता है क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आपको इस डीसीटी पार्ट में भी बेटा बहुत सारा रीअब्जॉर्ब होना चाहिए, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्ब होता है डीसीटी पार्ट में, लेकिन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। यहाँ पे चीज़ों का यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बहुत कम चीज़ों का एब्जॉर्ब होता है। तो इसको यहाँ पे क्या मिलता है? ब्रश बॉर्डर नहीं मिलता, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना दोनों। इसके बाद में बेटा मिलता है लास्ट वाला, कौन सा? सीलिएटेड एपिथेलियम स्क्वेमस, कौन सा? फोर्थ वाला, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कौन सा होता है? देखो अभी ये बताओ, आप ही बताओ, ये कौन सा एपिथेलियम टिश्यू है? ये वाला, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये वाला बताओ, ये है कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, जब इनके ऊपर की तरफ कुछ मॉडिफाई हो जाए, मतलब यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसे इसके ऊपर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है ऐसे, तो इसको कहते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके भी ऊपर की तरफ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्या? सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है। और आपको बता दूं, जो अभी ने पहले सीखा था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये बेटा बिल्कुल अलग होता है। ब्रश बॉर्डर ऐसा होता है, साइटोप्लाज्म ऐसा होता है इसका, जबकि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, ये है अपना, दोनों समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल, क्यूब जैसा क्यूब का है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। जहाँ पे बाल आ जाता है ना सेल के ऊपर, वो सीलिएटेड है। इसका काम क्या है बेटा? ये देखो, ये मूव कराता है चीज़ों को। क्या करवाता है? चीज़ों को मूव कराता है। अब कौन सी चीज़ों को मूव कराता है? चलो आ जाओ, देखो हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है।
ये क्या है बच्चों, सीलेटेड, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। कैसे, देखो ये पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसको बेटा बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, एग। एग क्या है, फीमेल गेमेट, क्या है, फीमेल गेमेट्स। और यहाँ से आता है, यहाँ से इसको बोलते हैं वेजाइना, वेजाइना से आता है मेल गेमेट्स, मेल का गेमेट्स, मेल गेमेट्स क्या नाम है उसका, स्पर्म। तो स्पर्म बेटा यहाँ से आएगा और एग यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से चलता 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 एग यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से आता है कौन, स्पर्म। और स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर लेता है। फ्यूज करने के बाद में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट हो जाता है। फिर ये यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे यूटेरस, इसको बोलते हैं यूटेरस, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यूटेरस। फिर ये यहाँ पे आ जाता है, फिर 9 महीने के बाद में ये बच्चा बन जाता है। समझो ऐसा क्या होता है। अब देखो बच्चों, स्पर्म, स्पर्म तो आ जाता है क्योंकि स्पर्म ऐसा होता है बच्चों, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये इसको बोलते हैं, ये होता है मोटाइल सेल। क्या होता है बच्चों, मोटाइल। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकता है, ये अपनी पूंछ को ऐसे करके ये चला जाता है ऊपर। लेकिन बेटा ये जो एग है, इसको यहाँ से निकल कर, एग यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से ओवरी से, तो यहाँ से निकल कर ऐसे आना चाहिए यहाँ तक। तो कैसे आता है, एग ऐसा होता है, ये नॉन मोटाइल सेल है बेटा, नॉन मोटाइल सेल, ये मूव नहीं कर सकता। तो इसको मूव कौन कराता है, तो इसको यहाँ तक आना चाहिए। तो ये आएगा कैसे, देखो बच्चों, यहाँ पे मिलता है आपको ये वाला सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। कैसे, यहाँ पे अलग पेन से कर लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा, छोटा बना देते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे जो एग है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो सीलिया है ऐसे इसको एग को क्या कराएगा, आगे की तरफ ऐसे मूव कराएगा। तो ये जो एग है वो आगे की तरफ ऐसे आते आते यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सीखा कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। आई बात समझें। तो देखो बच्चों, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में केवल एक ही हम टिश्यू पढ़ पाए हैं, एपिथेलियम टिश्यू। इसके आगे के जो तीनों टिश्यू हो कर सकता है, मैं तीनों टिश्यू एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना।